नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम संकेत आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन सक्सेस विथ संकेत एंड टीम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे इस वीडियो का लाभ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, हम इतिहास श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आज हड़प्पा सभ्यता के एक परिचय की। इसमें हम आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उनके क्या स्रोत हैं, हमें हड़प्पा सभ्यता में किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है, किनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम कुछ विस्तार की बात करेंगे और कुछ फैक्ट की बात करेंगे तथा कुछ स्थल की बात करेंगे। दोस्तों, हम हड़प्पा सभ्यता का यह पहला वीडियो ला रहे हैं। फिर एक हड़प्पा सभ्यता का दूसरा वीडियो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सभी स्थलों की बात करेंगे तथा उन स्थलों से जो हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर पीटी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा सभी विषयों के जो हैं वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ देखें, सभी सर के वीडियोज़ देखें और आप उसका फ़ायदा उठाएं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, करेंट अफेयर्स और इतिहास के वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं और आगे जिन विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन विषयों के लिए भी हम फैकल्टी मंगवा रहे हैं और आपके सामने वे जल्द ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी तथा विश्व की पहली नदी घाटी सभ्यता थी। दोस्तों, हमने नगरीकृत भी कहा और नदी घाटी भी कहा। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व की जो प्रथम 3 सभ्यता हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारी हड़प्पा की सभ्यता, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन हैं तथा इन्हीं 3 सभ्यताओं का जो है विश्व में सबसे पहले निर्माण हुआ। और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह एक नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ व्यापार वाणिज्य भी फल फूल रहे थे, कृषि भी थी, पशुपालन भी थी, व्यापार वाणिज्य का जो है विकास हो चुका था। जो इसकी कालखंड की बात करें तो इसका 2350 से 1700 BC जो है इसका कालखंड माना जाता है। दोस्तों, ये जो हम कालखंड की बात करते हैं, यह बात हम ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि हाँ इसका ये कालखंड था। इसके लिए जो है प्रॉपर वे में जो है रिसर्च किया जाता है, इतिहासकारों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा शोध किए जाते हैं, तब जाके बात सामने आती है। तो हम सभी जानते हैं कि कालखंड का पता लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शोध होता है, जो सबसे आसान उपाय है, वो C14 है। जो C14 यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का जो है सबसे पहले आविष्कार जो है विलियम फ्रैंक लीवी एक वैज्ञानिक हैं, एक रसायन शास्त्री हैं, इनके द्वारा जो है यह रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का जो है खोजा गया था। यह 1949 में इन्होंने इसका आविष्कार किया, इस विधि का आविष्कार किया और इस आविष्कार के लिए जो है इन्हें 1960 में केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो भारत में अगर बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की, तो यह रेडियो कार्बन डेटिंग विधि भारत में पहली बार जो है TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्था मुंबई के द्वारा जो है प्रयोग में लाया गया था। इसका पहली बार जो प्रयोग भारत में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का किया वो TIFR संस्था ने किया। ये मुंबई की एक संस्था है। दोस्तों, ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी जीवधारी हैं
उन सभी में जो है कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो दोस्तों अगर वह जीवधारी की 5730 वर्ष की आयु हो जाती है तो वह उनकी जो शरीर में कार्बन मौजूद होती है वह 50% हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। कार्बन की जो संख्या है उनके शरीर में 50% हो जाता है। उन्हीं आधार पे हम कह सकते हैं, उसी जो है एक रिसर्च होता है 5730 साल में जो है कार्बन की संख्या जो है आधी हो जाती है। रिसर्च के द्वारा जो है पता कर लिया जाता है कि कोई भी जीवाश्म या कोई भी जीवधारी का जितना जो भी मिला है पुरातत्व वह कितना पुराना है। यह शीशे पे इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शीशे में कार्बन नहीं होता है, इसीलिए कार्बन डेटिंग विधि शीशे पे नहीं होता है। लेकिन लकड़ी में कार्बन होता है, ईंट में कार्बन होता है, भवन में कार्बन होता है, तो इन सबों पे जीवाश्म में कार्बन होता है, शरीर के खाल में कार्बन होता है, तो वहाँ पे जो है कार्बन डेटिंग विधि से पता किया जा सकता है। तो इसी आधार पे जो इस काल का समय है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है जो तथ्य है कि यह ही रहा होगा, और यही फैक्ट भी है दोस्तों, क्योंकि जितने भी कार्बन डेटिंग विधि हुए हैं वे इस काल के प्रमाण देते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, कैसे इनकी खोजा गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस स्थान का जो है दौरा किया था और उन्हें कुछ पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुए थे, किंतु उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 ईस्वी के आसपास एलेक्जेंडर कनिंघम जो फादर ऑफ एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, प्रथम आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया ये थे, और इन्होंने एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, विभाग की स्थापना की थी, डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एएसआई कहे जाते हैं। ये इन्होंने फिर 1853 ईस्वी के आसपास जब भारत में रेल बिछाने का काम प्रगति पर था तो उस वक्त खुदाई में जो है कुछ ईंटें मजदूरों को प्राप्त हुई। फिर यह सूचना अधिकारी के पास जब पहुंची तो अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पहुंचे, और जब उन्होंने ईंटों को देखा तो वो समझ गए कि यहाँ किसी सभ्यता के ये संकेत हैं, किसी सभ्यता के प्रमाण हैं। लेकिन वे अंग्रेज थे और वो नहीं चाहते थे कि भारत का जो है सभ्यता संस्कृति लोगों के सामने उजागर हो, लोग इस भारत की सभ्यता से परिचित हों कि इसके कितना पुराना सभ्यता है, कितना महान सभ्यता है, इसलिए उन्होंने भी बात को दबा दिया। फिर जॉन मार्शल महोदय जो हैं भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों, ये इनके ही महानिदेशक के रूप में जो हैं जॉन मार्शल आए, और उन्होंने इस स्थान का दौरा किया, और जब उन्हें पुष्टि हो गई कि नहीं यहाँ कुछ हो सकते हैं, यहाँ किसी सभ्यता के संकेत मिल रहे हैं, तो उन्होंने दयाराम साहनी को उत्खनन का काम दिया। यानी कि जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा की 1921 ईस्वी में खुदाई की गई और हड़प्पा का अस्तित्व सामने आया। लेकिन अस्तित्व तो 1921 में दोस्तों हड़प्पा का सामने आ गया खुदाई में, लेकिन जो इसकी विधिवत घोषणा की गई हड़प्पा सभ्यता के होने की, जो इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया कि आप इस दायरे में नहीं आ सकते, यहाँ खुदाई का काम होगा, यहाँ किसी सभ्यता के संकेत मिल रहे हैं, वह विधिवत घोषणा जो है 1924 ईस्वी में की गई। ये जो जॉन मार्शल महोदय हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिनका नाम है मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसी पुस्तक में इन्होंने एक लेख लिखा और उसके माध्यम में इन्होंने पहली बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, जैसा कि जॉन मार्शल महोदय ने भी इसे सिंधु सभ्यता के रूप में कहा। लेकिन दोस्तों इस पर विवाद भी है। वो कहते हैं, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, मान लो पीटी में नहीं पूछे, इंटरव्यू में अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता आपको कौन सा नाम उपयुक्त लगता है और इसके पीछे क्या कारण, आपका क्या तर्क है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उपयुक्त नाम है। सरस्वती घाटी ये घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता भी उपयुक्त नाम हो सकता था, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं इतिहास का नामकरण जो है उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर किया जाता है, उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर किया जाता है।
हड़प्पा सभ्यता इसलिए नामकरण हुआ क्योंकि इसका यह विशिष्ट गुण इसलिए है क्योंकि इसकी पहली बार जो है हड़प्पा शहर खोजा गया। ये एक विशिष्ट गुण है दोस्तों, ये पहला खोजा गया शहर है। लेकिन जब शुरुआती स्थल जो हैं सिंधु घाटी नदी के आसपास ही मिला था, तो इसीलिए तभी लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता करने लगे। लेकिन कालांतर में जब इसका अधिक से अधिक उत्खनन हुआ, विस्तार हुआ, तो यह सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास नहीं रहा, यह काफ़ी दूर तक इसका विस्तार हुआ दोस्तों। जैसा कि इसीलिए हम लोग जो हैं इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका दूर तक विस्तार की अगर हम बात देखें दोस्तों, तो हम जो इनकी चौहद्दी की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है चौहद्दी उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर का एक स्थल है जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिण में दायमाबाद, यह महाराष्ट्र का स्थल है जो गोदावरी या परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्व में आलमगीरपुर, यह मेरठ में है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और पश्चिम में सुतका गेंडो, दास्क नदी के किनारे बसा हुआ, यह बलूचिस्तान आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो काफ़ी दूर तक फैला यह क्षेत्र है दोस्तों। अगर पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई की बात करें तो यह 1600 किलोमीटर का क्षेत्र लंबा है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। यानी 1600 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 1400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप है दोस्तों वह त्रिभुजाकार है, और इसकी कुल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। तो इस कारण बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाने के कारण और सिंधु नदी से भी दूर दूर तक इसके स्थल खोजे जाने के कारण हम कह सकते हैं कि परफेक्ट नाम जो है यही हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता हो सकता है परफेक्ट नाम की बात करें, और यह खोजा गया पहला शहर है। तो हमने अभी देखा दोस्तों, चौहद्दी को भी हमने देख लिया। ये चौहद्दी किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से हड़प्पा सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में जो है चौहद्दी से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो भारत की चौहद्दी हो, बिहार की चौहद्दी हो, या आप किसी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उस स्टेट की चौहद्दी हो। सभी को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पीटी से लेके इंटरव्यू तक का जो सफ़र है दोस्तों उसमें आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जानने की वे आशा रखते हैं कि आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए और ये आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ पीटी या सिर्फ और सिर्फ मेंस व्यू से केंद्रित नहीं रहना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए दोस्तों। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये जो 3 क्रम है दोस्तों, आपके पास अगर अच्छी नॉलेज रहेगी तो आप सभी जगह सफल होंगे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विशेष जो क्वेश्चन अगर मेंस में पूछता है तो उनके नगर नियोजन से पूछता है। टाउन प्लानिंग को डिस्क्राइब करने के लिए देगा 250 शब्दों में, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग पतन पे क्वेश्चन पूछते हैं। हम आपको हर एक पहलू से जो है रूबरू करवाएंगे। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग के अंतर्गत जो है ड्रेनेज सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ड्रेनेज सिस्टम का तात्पर्य जल निकासी प्रबंध से है दोस्तों। ये जल निकासी प्रबंध, जैसे कि जल निकासी के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो बहुत बेहतर थी दोस्तों। छोटी छोटी नालियाँ घर से निकलती थी जिसे हम मोरियाँ कहते हैं। मोरियों का निर्माण किया गया था जो घरों के गंदे पानी को जो है बाहर के छोटे नालियों में ले जाती थी। फिर मोरियों के माध्यम से छोटे नालियों में गया, फिर छोटे नालियों के माध्यम से जो है वह बड़े नालियों में जाती थी। फिर बड़े नालियाँ जो है उसे बाहर मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर हुआ करता था, नगर से बाहर किसी नदी में या कहीं और जो है पानी गिराने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था की गई थी। गंदगी भी नहीं फैले गाँव में, जल जमाव भी नहीं हो। जल जमाव से बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। उचित उपाय किया गया था कि जल निकासी कैसे हो जाए। आज हम लोग देखते हैं हमारे गांव भवानीपुर या कहीं भी देखिए आप बिहार के क्षेत्र में थोड़ा सा पानी क्या पड़ता है पूरा कादो हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, आदमी को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बीमारियों और मच्छरों का तो घर बन जाता है दोस्तों। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सोचिए आज से 5000 साल पहले की यह सभ्यता
और यहाँ इतना मस्त ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है। ग्रिड पैटर्न पर जो है रोड थे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है दोस्तों? चेस की तरह होता है। चेस यानी शतरंज आपने खेला होगा, आपने देखा होगा। इसमें 8 खाने होते हैं, 8 वाइट के होते हैं, 8 ब्लैक के होते हैं, फिर 8 × 8 यानी 64 होता है दोस्तों। तो यह चेस के ग्रिड पैटर्न इसी को कहा जाता है। इसी पद्धति पे जो है रोड का निर्माण किया गया था। नगर जो विन्यास था दोस्तों, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी टिला और पूर्वी टिला। पश्चिमी टिला था दोस्तों, वहाँ पे दुर्ग का निर्माण किया था। उच्च स्तर के लोग उस पश्चिमी टिले में रहते थे और वहाँ दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग की किलाबंदी भी की गई थी। लेकिन जो पूर्वी टिला था वह आम जनता के रहने के लिए था। और लेकिन एक कहीं जो है ये पूर्वी टिला जो जनता के लिए बनाया गया था, यहाँ भी किलेबंदी का जो है प्रमाण मिलता है दोस्तों। लेकिन सामान्य रूप से हम जानेंगे कि पश्चिमी टिला में दुर्ग बनाया जाता था जिसकी किलेबंदी की जाती थी। पूर्वी टिला आम लोगों के लिए रहने का एक निवास स्थान था। इनके जो भवन होते थे दोस्तों, उन भवन में उचित किचन होता था, एक अच्छा बाथरूम होता था और एक आंगन भी होता था। हर घर शौचालय जो हमारे मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से खरा उतरता है दोस्तों। और हम देखते हैं कि वहाँ जो भवन का निर्माण होता था उसमें किचन, बाथरूम, आंगन की जो है समुचित व्यवस्था की गई थी। और जो घर के जो डोर होते थे दोस्तों, वह बिहाइंड यानी पीछे की ओर होते थे। सड़कों पे जो है दरवाजे नहीं खुलते थे, वे पीछे की ओर खुलते थे। इस तरह की बनावट होती है। हाँ, एक लोथल जगह है, वहाँ से जो है सड़क पे ही दरवाजे, भवन के जो दरवाजे होते हैं, मेन डोर जो होते हैं, वह सड़क की ओर खुल रहे हैं लोथल से। बाकी और नगर जो हैं वहाँ से जो हैं दरवाजे जो हैं घर के, वह पीछे की ओर खुलते थे। अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट जो है दोस्तों वह 4:2:1 के रूप में होता था। यह इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न पे बना होता था। इसके अगर आकार की बात करें तो वह 10.25 × 5 × 2.25। सबसे बड़ी ईंट की बात करें और सबसे अलंकृत ईंट की बात करें, यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में कि सबसे बड़ी ईंट की प्राप्ति किस नगर से होती है, तो वह मोहनजोदारो है। और अलंकृत ईंट की बात करें तो वह कालीबंगा है। यानी कि कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंट यानी सजे हुए ईंट की प्राप्ति होती है और मोहनजोदारो से है सबसे बड़ी ईंट की बात होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकी जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह चित्राक्षर लिपि है, या इसे हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, यानी कि पिक्टोग्राफिक। इंग्लिश में हम इसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं दोस्तों, कि इसमें चित्र बने होते हैं, उनसे भाव उत्पन्न होते हैं। आपको उनके भाव को देख के, चित्र को देख के, वो जो चित्र होते हैं वो पशु पक्षी के हो सकते हैं, मानव के हो सकते हैं, या किसी चिन्ह के हो सकते हैं। आपको जो है पता लगाना होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन यह बहुत हार्ड है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए जो है इसे आध ऐतिहासिक की भी संज्ञा में हम लोग रखते हैं। हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आध ऐतिहासिक संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि इस समय लिपि का विकास तो हो चुका है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये जो लिपि है दोस्तों, इसमें 400 से 500 चित्र बने हैं और यह पहला जो है मिला था जो 1853 ईस्वी में मिला था। इस लिपि में दोस्तों इस सबसे ज़्यादा जो है यू इंग्लिश लेटर यू जो है सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है इसी का यू का। और यह लिपि जो है राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगर एक लाइन का कोई अभिलेख है, एक लाइन ही लिखना है तो दाएं से बाएं, लेकिन वह एक लाइन से अगर ज़्यादा का अभिलेख है तो फिर वह ब्रष्टोफेदन अर्थात सर्पाकार विधि द्वारा लिखा जाता था। दोस्तों, ये जो सर्पाकार विधि है, ब्रष्टोफेदन भी इसको कहते हैं। आप सोच रहे हैं ये क्या है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले इस तरह से आएगा फिर इस तरह से। इसी कारण इसे दोस्तों सर्पाकार कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसे सर्प की तरह घूमता था। हम लोग हिंदी में जो हैं, देवनागरी में जो हैं लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उर्दू में जो है राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो यह जो भाव चित्रात्मक लिपि है दोस्तों, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो इस तरह का ही कुछ लिपि है दोस्तों। ये जो
लिपि की तो हम बात कर लिए दोस्तों। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य फैक्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ से मोहरे भी प्राप्त हुई हैं, मापतोल के बटखरा सब भी प्राप्त होता है। तो जो मोहरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। ये मोहरे जो हैं सेलखरी या स्टेटाइट स्टोन, सेलखरी को ही इंग्लिश में स्टेटाइट स्टोन कहते हैं, यानी कि ये मोहरें स्टेटाइट स्टोन की बनी होती थी, सेलखरी की बनी होती थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों मछली का जो है सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। मछली का जो है सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मोहरे पे सबसे ज़्यादा पशु के रूप में किस का अंकन हुआ है। ऑप्शन में मछली रहेंगे और भी अन्य ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको मछली याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वह मछली होगा। और दोस्तों पीपल का भी हुआ है, यूनिकॉर्न का हुआ है। यूनिकॉर्न अर्थात वह जानवर जो बिना कुबर का जो बैल होता है, जो एक श्रृंगी पशु भी कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यह शुद्ध यह पशु जो है पूजने योग्य था दोस्तों। मातृसत्तात्मक सत्ता थी यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह मातृसत्तात्मक थी। मातृ को ही देवी माना जाता था। मातृ की मूर्ति भी मिली है दोस्तों। कौन सा सामान कहाँ से मिला है मैं उसके बाद में बताऊंगा। इसके लिए वीडियो पार्ट 2 के लिए आप बने रहें। कुछ निम्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। निम्न मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा का अर्थ होता है आग में पका हुआ मिट्टी को जब हम आग में पकाते हैं तो वो टेराकोटा का आकार ले लेता है दोस्तों। इस टेराकोटा का जो है खिलौने बनते थे, मूर्तियाँ बनती थी। और ये जो पद्धति था दोस्तों इसके जो बनाने का पद्धति था वो चिकोटी पद्धति थी, यानी कि पिंच एंड प्रेशर के माध्यम से जो है इसे बनाया जाता था। और इसमें सबसे ज़्यादा पशु पक्षी और मानव के चित्र मिले हैं। पशु पक्षी के 75% चित्र हैं और मानव के लगभग 25% अंकन जो है मानव का हुआ है इन मूर्तियों के माध्यम से। तो मापतोल की अगर हम बात करें दोस्तों तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वाणिज्य व्यापार बहुत ही उन्नत रूप में विकसित था। आंतरिक व्यापार भी मजबूत था और बाह्य व्यापार भी मजबूत था। बाह्य व्यापार की अगर बात करें तो इनके अन्य व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ उल्लेख मिलता है दोस्तों, और आंतरिक व्यापार का मिलता है। इनके मापतोल की अगर बात करें तो मापतोल में जो 16 के अनुपात में तोल की इकाई होती थी। इकाई जो है तोल की 16 के अनुपात में होती थी। पहले ज़माने में आपने 16 आना पढ़ा होगा। 16 आने का 1 रुपया होता था, कुछ उस प्रकार ही 16 मन बाट का जो है एक होता था, और सबसे ज़्यादा 16 मन बाट का यूज किया जाता था। ये 16 मन बाट को जो है अगर ग्राम में बात करें तो यह 13.625 ग्राम होता है। और अगर 16 के अनुपात में तोल की इकाई होती थी जो और बाट का जो है ये डेसिमल और बाइनरी दोनों सिस्टम में होता था, यानी दशमलव पद्धति और द्विचर पद्धति। इन दोनों का जो है आविष्कार यहीं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गया। हम लोग फिर बाद में देखते हैं कि दशमलव पद्धति का और भी विकास होता है, लेकिन दशमलव पद्धति का सबसे पहली बार जो है विकास जो है दोस्तों यही हड़प्पा सभ्यता में किया गया था और बाट के रूप में किया गया था। लंबाई मापने के लिए भी दोस्तों एक पैमाना और एक स्केल का जो है यूज किया जाता था। मोहनजोदाड़ो से जो स्केल मिला है वो सीप का बना हुआ था। लोथल से जो स्केल मिला है वह हाथी दांत का बना हुआ है, और कालीबंगा से जो स्केल मिला है वो मिट्टी का बना हुआ है। यह स्केल जो है मापने का एक तरीका हुआ करता था। 16 मन बाट का जो है 13.625 ग्राम होता था दोस्तों। तो हमने अभी बात की मापतोल की, लिपि की और निम्न मूर्तियों की। इनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है कि लिपि पिक्टोग्राफिक है और इसके जो लिखी जाती है वह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन जब एक लाइन से ज़्यादा का हो तो फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार का जो होता है वो उसे बुस्टोफेदन या सर्पाकार पद्धति कहते हैं। ये जो बुस्टोफेदन या सर्पाकार है दोस्तों इसमें कुल 52 चिन्ह हैं, लेकिन ये जो भाव चित्रात्मक इसमें तो बहुत सारे चित्र हैं, 400 से 500 चित्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है बुस्टोफेदन में मात्र 52 चिन्ह हैं। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं उसी प्रकार इसमें 52 चिन्ह हैं। और निम्न मूर्तियों यानी टेराकोटा, आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। इसमें खिलौने बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इन्हें चिकोटी पद्धति यानी पिंच एंड प्रेशर के माध्यम से बनाया जाता था। स्वास्तिक जो है दोस्तों
इसका निर्माण उद्भव जो है संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता से ही हुआ था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही स्वास्तिक का प्रयोग किए थे, स्वास्तिक चिन्ह का बनाए थे, और इनके भी जो है मिलते हैं अंकन, स्वास्तिक का भी अंकन मिलता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो है मुहरे पर अंकन मिलता है वो लिपि का ही मिलता है और धर्म का ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुदेववाद थी, प्रकृति पूजक थी, मातविक पूजक थी। यहाँ जो है लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी, पशु पक्षियों की भी पूजा होती थी, प्रकृति की जो है बहुत सारी पूजा होती थी दोस्तों। तो यह बहुदेववाद को अग्रसित होता है। जब बाद में हम फिर वैदिक सभ्यता देखेंगे तो वहाँ भी बहुदेववाद का प्रचलन है, और हिंदू धर्म में बहुदेववाद सब दिन है दोस्तों। तो यह संभवतः ये लोग भी हिंदू धर्म से ही संबंधित होंगे, स्वास्तिक का प्रयोग कर रहे हैं, मछली को शुभ मान रहे हैं, पीपल को शुभ मान रहे हैं। ये कुबर वाला बिना कुबर का बेल ये आज भी शुभ माना जाता है। कि अगर बात करें दोस्तों तो इनका अन्य जो है मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता के साथ जो है व्यापार के संकेत मिलते हैं। ये जो मेसोपोटामिया है दोस्तों और सिंधु है, इन दोनों जगह मातृ पूजा होती थी। मातृ पूजा दोनों जगह मातृ पूजा ही होती थी, और मातृ को ही जो है सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता था। सिंधु से, लोथल से और मेसोपोटामिया में उब जो है प्रमुख बंदरगाह था, इसका प्रमुख बंदरगाह था उब, और यही प्रवेश बंदरगाह भी था दोस्तों। यही उब के माध्यम से जो है हम लोग मेसोपोटामिया के इन शहर सूसा, निप्पुर, किस, उम्मा इन शहरों में प्रवेश करते थे और वहाँ हम अपना माल बेच सकते थे। ये जो एक शासक हैं सुमेरिया के जिनका नाम है सारगोन, इनकी एक अभिलेख मिलता है इनका 23, उनका जो है कालखंड है 2371 से 2316 ये सारगोन का। इनका जो है मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित एक अभिलेख मिलता है जिनमें मेलुहा और दिलमुन शब्द का उल्लेख हुआ है दोस्तों। ये जो मेलुहा शब्द का उल्लेख हुआ है तो विद्वान मानते हैं कि यह मेलुहा शब्द जो है सिंधु शब्द के लिए आया है। सिंधु के लिए जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस मेलुहा को जो है नाविकों का देश भी कहा जाता है। ये जो दिलमुन है शब्दों, ये दिलमुन जो है फारस की खाड़ी के लिए संभवतः उपयोग में आया है, जिसे हम फारस की खाड़ी को हाथियों का देश, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य या साफ सुथरा नगर कहते हैं। उगते सूर्य का देश तो जापान भी दोस्तों कहा जाता है अभी, लेकिन तभी शायद वो फारस की खाड़ी के को ही उगते सूर्य का उल्लेख हुआ है, साफ सुथरा नगर का हुआ है, और हाथियों का देश के रूप में जो है फारस की खाड़ी का उल्लेख हुआ है। फारस की खाड़ी और बहरीन, इसी को बहरीन भी कहते हैं। एक माकन शब्द का भी उल्लेख मिलता है जिसका ओमान। ये दोनों जो दोस्तों हैं, ये दिलमुन और माकन यानी बहरीन और ओमान जो हैं, ये बिचौलियों की भूमिका में थी। भारत का जो व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था उनमें ये बहरीन और ओमान जो हैं बिचौलियों का भूमिका निभाते थे। दोस्तों आज हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की, हड़प्पा सभ्यता में कार्बन डेटिंग विधि की, हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी और उनके विस्तार की, और कुछ अन्य फैक्ट की बात की, व्यापार वाणिज्य की बात की, और धर्म की बात की, सामाजिक जीवन की बात की। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम अन्य स्थलों की बात करेंगे, महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे जिनसे पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति हुई है, और जिनके आधार पर हम सिंधु सभ्यता को एक नगरीकरण सभ्यता कहते हैं, और हम अपने प्राचीन सभ्यता पर गौरवान्वित होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, और हम जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।